हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम ऑडियंस एनालिसिस पर बात करेंगे। कम्युनिकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑडियंस एनालिसिस, क्योंकि बिना ऑडियंस के कम्युनिकेशन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कम्युनिकेशन के लिए ऑडियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं ऑडियंस एनालिसिस होता क्या है, ऑडियंस क्या क्या होती है, वो सब कुछ हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। ठीक है, मीनिंग क्या कहता है कि इट हैज़ बीन प्रूव्ड, वन सेकेंड, it has been proved beyond doubts that a person study more and writes less, speak less while listen more। यानी कि जब जो अध्ययन करता है, एक सर्वे में ये पता लगाया गया है कि व्यक्ति जो है वो पढ़ता अधिक है, जबकि लिखता कम है और बोलता भी कम है, पर सुनता वो सबसे अधिक है। आप एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप टीवी देखते हो, आपको देखा हुआ कितना याद रहता है? बहुत कम। ठीक है, आपको लिखा हुआ कितना याद रहता है? बहुत कम। पर अगर आपने वो सुना है, इसका मतलब आपको याद रहेगा वो चीज़। यानी कि जिस प्रकार इस विचार या संदेश को भेजता कम है, जबकि वो ग्रहण अधिक करता है। यानी कि सिमिलरली ही गेट्स मोर मैसेज and dispatched by him, a person listen more in life, but still he tries listen to enhance his listening। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि इसी प्रकार संचार या संदेशों को कम भेजता है, जबकि ग्रहण अधिक करता है। धीरे धीरे व्यक्ति जीवन में सुनता अधिक है और फिर भी वह श्रवण कुशलता को बढ़ाने का प्रयास कम करता है। तो ये था हमारा मीनिंग। आइए हम इस मीनिंग को थोड़ा सा विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? रिसीवर इज़ अ फोकल पॉइंट ऑफ एंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी संपूर्ण संचार प्रक्रिया का केंद्र बिंदु संदेश प्राप्त करता होता है। इन रियलिटी रिसीवर इज कॉल्ड ऑडियंस एंड बिटवीन सेंडर एंड ऑडियंसेस। यानी कि प्रेषक और श्रोताओं के बीच संचार की सामान्य पृष्ठभूमि अवश्य होती है। There is always a normal background of communication on which the success of communication depends। यानी कि इसी पृष्ठभूमि पर सफल संचार आधारित होता है। श्रोता की पृष्ठभूमि आदत, विश्वास, पूर्वाग्रह, भावना, परिवेश तथा उसका दृष्टिकोण आदि प्रेषक के संचार उद्देश्य का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यानी कि ऑडियंस हैबिट्स, प्रीऑक्यूपेशन, बिलीव्स, सेंटिमेंट्स, एटीट्यूड, एक्ट्स अफेक्ट द कम्युनिकेशन मोटिव ऑफ द सेंडर डायरेक्टली। यानी सीधा ही उसको वो डायरेक्टली उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद अतः प्रभावी संचार के लिए आवश्यक श्रोता या प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक से अधिक जाना जाए और उसका विश्लेषण किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये होता है कि ऑडियंस कौन है, किसके बारे में हम जाने। यानी इन शॉर्ट, अब तक हमने जो दो स्लाइड्स देखी है उसमें यही बताया गया है कि एक ऑडियंस जो होती है वो हमारा रिसीवर होती है, और रिसीवर के बारे में जानना यानी उसका कल्चर कैसा है, उसका पृष्ठभूमि कैसा है, कैसा उसका फीलिंग है, कैसा उसका सेंटिमेंट्स है, बिलीव्स है, हैबिट्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में एनालाइज करना। यानी कि हमारे रिसीवर को एनालाइज करना, इन शॉर्ट हमारी ऑडियंस को एनालाइज करना माना जाता है। अब हम एनालाइज करना तो हमने पता कर लिया कि किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं, पर अभी हमको ये पता करना है कि आखिर हम किन का एनालाइज करें, हमारी ऑडियंस कौन है, कौन से रिसीवर हमारी ऑडियंस है, और उन रिसीवर को हम किन किन ऑडियंस के नाम से जान सकते हैं। चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला, हु इज़ एन ऑडियंस। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो भी इंसान सुनता है वो हमारी ऑडियंस है। ठीक है, उसका सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है, इनिशियल ऑडियंस। ठीक है, इनिशियल ऑडियंस क्या कहता है? इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज फर्स्ट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर्स लेटर। सॉरी, यहाँ पर लेटर आ गया है, ये लेटर बाद वाला है, LATER इज कॉल्ड इनिशियल लेटर।
इज़ कॉल्ड इनिशियल ऑडियंस, यानी कि प्रथम श्रोता जो संदेश को सर्वप्रथम सुनता है और आवश्यकता अनुसार दूसरे श्रोताओं तक इसे पहुंचाता है, वो हमारा वाहक श्रोता यानी प्रथम श्रोता होता है। इसको हम वाहक श्रोता या कैरियर ऑडियंस भी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर हमारा फर्स्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड है हमारा गेट कीपर ऑडियंस। ये देखिए हमारा गेट कीपर ऑडियंस, इसको हम बोल सकते हैं माध्यमिक या पहरी श्रोता। होता क्या है वो देखते हैं। गेट कीपर ऑडियंस, अ गेट कीपर ऑडियंस इज वन who decide whether message should be delivered to the primary audience or not. In other words, gatekeeper audience has to the power to stop the message from reaching to the primary. यानी कि जो पहरी या माध्यमिक श्रोता वह है जो ये तय करता है कि संदेश को प्राथमिक श्रोता तक पहुंचाया जाए अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में, पहरी श्रोता के पास संदेश को प्राथमिक श्रोता तक पहुंचने से रोकने का सामर्थ्य होता है। क्लियर है यहाँ पर, यानी कि जो भी मैसेज आता है, जो गेटकीपर ऑडियंस है वो ये करती है कि जो मैसेज उसके पास आया है उसे वो प्राइमरी ऑडियंस तक ले जाना है या नहीं ले जाना है, वो ये खुद तय करती है। ठीक है, यानी प्राथमिक श्रोता को रोकने का उसके पास राइट है। फिर थर्ड आती है हमारी थर्ड प्राइमरी ऑडियंस। ठीक है, प्राइमरी ऑडियंस क्या होता है? ऐसा श्रोता जो प्रेषक द्वारा प्रेषित संदेशों पर अपनी प्रतिक्रिया रखने का अधिकार रखता है। द ऑडियंस हु इज This decision maker has authority to express his reaction on the message. ठीक है, मैसेज dispatched by the sender. प्रेषक के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी वही रखता है। In other words, the primary audience has to the power to accept or refuse the suggestion of senders. यही श्रोता संचार के उद्देश्यों को अनिवार्यता पूर्ण करता है। His reaction as usually as per recommendation to the messages, यानी कि इसकी प्रतिक्रिया सदैव संदेश के अनुसार ही होती है। ये था हमारा प्राइमरी ऑडियंस। क्लियर है यहाँ पर, यानी जिसको फीडबैक देने का राइट हो, जिसको प्रतिक्रिया देने का अधिकार मिलता हो, वो है हमारा प्राइमरी ऑडियंस। अब हम आगे बात करते हैं हमारे सेकेंडरी ऑडियंस की तरफ, यानी द्वितीयक श्रोता। द्वितीयक श्रोता वह है जो प्राथमिक श्रोता के द्वारा संदेश की पुष्टि के उपरांत ही सक्रिय होता है। प्राथमिक श्रोता द्वारा द्वितीयक श्रोता से संदेश पर विचार विमर्श किया जाता है अथवा उसकी राय मांगी जाती है। Secondary audience become active only after approval of the message by primary audience. Primary audience discuss with secondary audience to the message and usually seek secondary audience advice on the messages. यानी उनकी राय मांगी जाती है, वो भी किसके अप्रूवल के बाद में? प्राइमरी जो ऑडियंस है उनके अप्रूवल के बाद में सेकेंडरी ऑडियंस की राय मांगी जाती है। ये था हमारा सेकेंडरी ऑडियंस। अब आगे आता है वॉचिंग डॉग ऑडियंस, यानी रखवाला श्रोता। रखवाला श्रोता संदेश भेजने वाले तथा प्राथमिक श्रोता के बीच हो रहे संचार पर अपनी पैनी नज़र गड़ाए रखता है। Watchdog audience keeps an eyes on the communication happening between sender and primary audience. रखवाला श्रोता के पास संचार को रोकने या उस पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होता है। यानी ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड, पहले ये देख रहे थे, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंस्पेक्टर ऑडियंस, यानी निरीक्षक श्रोता भी कहा जाता है। फिर है ही हैज़ गॉट नो पावर टू स्टॉप द मैसेज और टू एक्ट डायरेक्टली, येट ही एक्सप्रेस हिज रिएक्शन इन फ्यूचर आफ्टर इवेलुएटिंग द मैसेज, यानी कि लेकिन वह संदेश का मूल्यांकन करके उस पर भविष्य में अपनी प्रतिक्रिया देता है।
In other words, he decides his course of action in future after carefully analyzing the messages. यानी कि दूसरे शब्दों में वह संदेश के विश्लेषण के आधार पर भविष्य की अपनी कार्रवाई तय कर सकता है। यहाँ पर रखवाला श्रोता ये कहता है कि जो मैसेज यानी सेंडर और प्राइमरी जो ऑडियंस है उनके बीच में जो हो रहा है कम्युनिकेशन, उन पर वो अपनी नज़रें गड़ाए रखता है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो सके, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सके। इस प्रकार के श्रोता को हम इंस्पेक्टर ऑडियंस भी कह सकते हैं। इसको किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में रुकावट या इंटरफेयर करने का कोई भी राइट नहीं है, वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, परंतु वो अपनी नज़रें बनाए रख सकता है कि इनका कम्युनिकेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फ्यूचर में अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो ये वॉचिंग डॉग जो ऑडियंस है वो उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ तक समझ आया? ये थे हमारे ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस के कुछ टाइप्स, जैसे इनिशियल ऑडियंस, गेटकीपर ऑडियंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वॉचिंग डॉग। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब हम बात करते हैं कि ऑडियंस एनालिसिस एज द ग्रुप और एज एन इंडिविजुअल, सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से श्रोता विश्लेषण। अभी हमने बताया कि श्रोता विश्लेषण यानी ऑडियंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एक रिसीवर होता है ऑडियंस का मतलब, यानी जो हमारे मैसेज सेंडर ने अगर मैसेज भेजा है तो वो मैसेज किसके पास गया, किसने उसको सुना, रिसीवर ने, यानी रिसीवर क्या हुआ हमारा, ऑडियंस। और ऑडियंस का एनालाइज करना यानी रिसीवर का एनालाइज करना। रिसीवर का एनालाइज कैसे करेंगे, उसके कल्चर पर, उसकी हैबिट्स पर और उसके जो भी प्री ऑक्यूपेशन या फिर बिलीव्स या सेंटिमेंट्स हैं उन पर हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, अपना स्टडी करेंगे और उन्हीं के बाद हम अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलिए अब हम ऑडियंस एनालिसिस जो है ग्रुप और इंडिविजुअल देख लेते हैं। संचारकर्ता को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से श्रोताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। द कम्युनिकेटर नीड टू एनालाइज हिज ऑडियंस ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप बेसिस। संचारकर्ता यदि श्रोता से पहले से ही परिचित है तो ऐसे श्रोताओं का विश्लेषण आसान हो जाता है। श्रोता विश्लेषण करते समय कुछ बातों की जानकारी आवश्यक रखता है, जैसे ऑडियंस कौन है, उसका संचारकर्ता से क्या संबंध है, संचार कम्युनिकेशन का कंटेंट क्या है, उसका बैकग्राउंड से वो कितना नोन है, या फिर मैसेज पर ऑडियंस की पॉसिबिलिटीज़ जो होती है फीडबैक की वो क्या होगी। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के टाइम एक सेंडर के माइंड में सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं और उन्हीं क्वेश्चन को एनालाइज और इवैल्यूएट करने के बाद हम अपना कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस एनालिसिस बिकम ईजी व्हेन सेंडर knows the audience well. It is necessary on the part of the sender to know some facts before analyzing the audience. क्लियर है? यहाँ पर संदेश पर श्रोता की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी। वैसे तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उन सबको एनालाइज करते हैं हम ऑडियंस एनालिसिस में, किंतु विश्लेषण में अन्य बहुत से तथ्य भी ध्यान में रखे जाने चाहिए, जैसे उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी पोजीशन, उनकी एजुकेशन, उनका रीजनिंग एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड्स, उनके सोशल, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको क्या करना है, हमारा कम्युनिकेशन आगे फ्लो करवाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे देखते हैं कि मैनी स्टडीज ऑफ ऑडियंस एनालिसिस हैव रिवील्ड द अंडर मेंशन कंडीशंस। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है श्रोता विश्लेषण के अनेक अध्ययन किए गए, उनमें से कुछ सामान्य से निष्कर्ष निकाले गए हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहला जो निष्कर्ष है वो ये है, एजुकेटेड ऑडियंस इज़ मोर वाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज। यानी शिक्षित श्रोता चाहे किसी भी उम्र का हो प्राय अधिक चतुर होता है। ये एक कंक्लूज़न, ये एक सर्वे निकाला गया था, उसमें कुछ कंक्लूज़न निकाले गए हैं कि इस तरह के ऑडियंसेस हो सकती है और इस तरह की ऑडियंसेस के बारे में ये सर्वे मिल सकता है।
सेकेंड है पुअर पीपल लिसन अटेंटिवली द मैसेज प्रिटेनिंग टू सोशल चेंज, यानी गरीब व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के संदेश को ध्यान से सुनता है। धनी व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीन हो जाता है। फिर है यंग लिसनर्स आर डेवलपमेंट ओरिएंटेड वाइज हैविंग मैनी हॉबीज एंड लाइक लेटेस्ट थिंग्स, यानी कि किशोरा अवस्था में श्रोताओं पर टीवी, मतलब जो नए जो श्रोता होते हैं, तरुण उम्र के श्रोता, वो नए संदेशों को बड़े चाव से सुनते हैं। वे सीधे, सरल, चौकन्ने, ईमानदार या आदर्शवादी होते हैं। प्राय कॉलेज के विद्यार्थी इस श्रेणी के श्रोता होते हैं। फिर है कि यंग लिसनर्स आर डेवलपमेंट ओरिएंटेड वाइज हैविंग मैनी हॉबीज एंड लाइक लेटेस्ट थिंग्स, यानी वयस्क जो श्रोता होते हैं वो विकास उन्मुखी, प्रवीण, व्यापक रुचि वाले, नई नई बातों को पसंद करने वाले या विनम्र स्वभाव के नज़र आते हैं। फिर है हमारा ओल्ड पीपल और ऑडियंस रिमेन लॉस्ट इन ओल्ड आइडियाज़ and therefore have no interest in any changes. At the same time, they listen attentively to the new changes taking place and this universe. यानी कि जो बुज़ुर्ग श्रोता है वो अपना अधिकांश समय बीते जीवन को स्मरण करने और उसमें खोए रहने में व्यतीत करते हैं। ऐसे श्रोता किसी भी परिवर्तन के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे संबंधित सूचनाओं के बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ कंक्लूज़न देखे गए हैं कि प्राय ऐसे कंक्लूज़न हमको देखने को मिल सकते हैं। कुछ और भी है, जैसे कि किशोरावस्था में जो भी हमारे टीनेजर्स है, टीनेजर्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीवी एंड अदर विजुअल इक्विपमेंट्स, यानी किशोरावस्था में श्रोताओं पर टीवी या आदि दृश्यिक उपकरणों का अधिक प्रभाव पड़ता है। वे आज्ञाकारी वयस्क की भांति व्यवहार करने की चेष्टा रखने वाले या अपेक्षाकृत कम चतुर होते हैं, यानी दे एक्ट लाइक डिसिप्लिन एडल्ट्स आर कंपैरेटिवली लेस वाइज, देयर एनालाइजिंग कैपेसिटी इज कंपैरेटिवली लो, दे लिसन न्यू मैसेजेस विद अटेंशन एंड इंटरेस्ट, दे आर सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अलर्ट, ऑनेस्ट एंड आइडियलिस्टिक इन नेचर। The students studying in college fall in this category. क्लियर है यहाँ पर? तो ये थे हमारे ऑडियंस एनालिसिस के कुछ, यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक्स थे। एक बार हम वापस से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। चलिए हम एक बार वापस से रिवाइज़ करते हैं। क्या होते हैं ये? सबसे पहले हमारी ऑडियंस एनालिसिस हम देख रहे थे। सबसे पहला था हमारे इसके ये जो ऑडियंसेस है टाइप्स, इनको हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल ऑडियंस क्या होता है? इनिशियल ऑडियंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस अ पर्सन हु रिसीव द मैसेज फर्स्ट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर लेटर कॉल्ड इज इनिशियल ऑडियंस, यानी जो सबसे पहले मैसेज को सुनता है वो हमारा इनिशियल ऑडियंस माना जाता है। क्लियर है? फिर सेकेंड है हमारा अ गेट कीपर ऑडियंस। अ गेट कीपर ऑडियंस इज़ वन who decides whether message should be delivered to the primary audience or not. In other words, gatekeeper audience has the power to stop the message from reaching to the primary audience. यानी कि गेटकीपर ऑडियंस के पास ये राइट होता है कि वो मैसेज को प्राथमिक श्रोता यानी प्राइमरी ऑडियंस तक ले जाए या नहीं ले जाए, यानी जाने दे या नहीं जाने दे, ये उसके हाथ में होता है। फिर थर्ड है हमारा द प्राइमरी ऑडियंस, द ऑडियंस हु इज़ द डिसीजन मेकर हैज़ अथॉरिटी टू एक्सप्रेस हिज रिएक्शन ऑन द मैसेज डिस्पैच बाय सेंडर, यानी कि जो हमारा डिसीजन में जो ऑडियंस होती है वो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने मैसेज को मतलब प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन दे सेंडर के मैसेज पर। इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी ऑडियंस हैज़ पावर टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ द सजेशन ऑफ सेंडर। प्राइमरी ऑडियंस के पास ये अधिकार होता है कि वो सेंडर के सजेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है, सुझावों को, और नहीं भी कर सकती है। फिर आगे देखिए, आगे आता है हमारा सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस बिकम एक्टिव
only after approval of the message by a primary audience. Primary audience discuss with secondary audience on the message and usually secondary audience advise on the message. यानी कि प्राइमरी ऑडियंस के एक्टिव हो जाने के बाद ही, अप्रूवल मिलने के बाद ही ये सेकेंडरी ऑडियंस एक्टिव होती है. एंड लास्ट वन है हमारा वॉचिंग डॉग ऑडियंस या वॉच डॉग ऑडियंस, जिसको हम इंस्पेक्टर ऑडियंस भी बोलते हैं, जो सेंडर और प्राइमरी ऑडियंस के ऊपर नज़रें गड़ाए रखता है ताकि उनके कम्युनिकेशन में कुछ भी मिस ना हो जाए. तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑडियंस एनालिसिस. आगे का जो ऑडियंस एनालिसिस का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज हमने देखा है ऑडियंस एनालिसिस क्या होता क्या है, उसके टाइप्स देखे हैं और उसका सर्वे पढ़ा है. नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि होता क्या है ये ऑडियंस एनालिसिस का आगे का बेस. तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा. थैंक यू. आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं.